हेलो गाइस। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अगस्त 2022 की विजन की मैगजीन से। यहाँ पे हम लोग आज पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस पे फोकस करेंगे। पॉलिटी की जो मेन न्यूज़ है, पहला हमारा पेसा एक्ट के बारे में है, सेकंड हमारी स्पोर्ट्स गवर्नेंस के बारे में है, देन वी हैव आर पीडीपी बिल यानी कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, देन फोर्थ न्यूज़ इज सोशल मीडिया सेंसरशिप एंड रेगुलेशन, एंड फिफ्थ वी हैव सर्टेन शॉर्ट न्यूज़, जो छोटी छोटी न्यूज़ हमारी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आईआर में हमारी जो न्यूज़ है इंपॉर्टेंट जो अगस्त में है वो है इंडियन डायस्पोरा के बारे में, इंडियन एंटार्क्टिक एक्ट के बारे में, सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, देन फोर्थ न्यूज़ इज कॉमन सिक्योरिटी, फिफ्थ न्यूज़ इज न्यूक्लियर एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, देन वी हैव सार्क, देन वी हैव ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क, चाइना ताइवान इशू, रोल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इन रीजनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट, चाबार पोर्ट, इजिप्ट एंड इंडिया रिलेशनशिप एंड न्यूज़ इन शॉर्ट। सो हम देख सकते हैं कि इस बार अगस्त में हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई हैं। लेट्स स्टार्ट विद द पॉलिटी फर्स्ट। ओके, तो सबसे पहले हमारी जो न्यूज़ है पेसैट के बारे में। न्यूज़ क्या है कि चंडीगढ़ ने भी रिसेंटली नोटिफाई किया है रूल्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड ट्राइबल डे। ऑलराइट, तो अब ये न्यूज़ क्या है कि ये नोटिफिकेशंस आने के बाद छत्तीसगढ़ जो है वो 7th स्टेट बन गया है जहाँ पे रूल्स इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। 6 स्टेट इससे पहले क्या थे, अगर ये नाम हमें याद रख रहे हो तो पहला हमारा आंध्र प्रदेश, देन वी हैव आर गुजरात, वी हैव महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना एंड हिमाचल प्रदेश। तो बेसिकली याद करने के टर्म्स में दो हमारे नीचे की साइड है तेलंगाना एंड आंध्रा, दो हमारे वेस्ट की साइड है गुजरात एंड महाराष्ट्र, और हिमाचल जो हमारा ऊपर की साइड है, और सॉरी तीन हमारे वेस्ट में थे, एक राजस्थान भी था और हिमाचल हमारा ऊपर है, और साथ में उसके ऐड हो गया अब छत्तीसगढ़, 7 स्टेट्स। ऑलराइट, तो पेस एक्ट बेसिकली क्या है, ये जो हमारी दिलीप सिंह भूरिया कमेटी थी उनके रिकमेंडेशन पे इसको इनेक्ट किया गया था 1996 में। और इसका पर्पस क्या था, ट्राइबल एम्पावरमेंट एंड टू ब्रिंग देम इनटू मेन स्ट्रीम। इसकी नोडल मिनिस्ट्री क्या है, प्रीलिम्स के पर्पज से हमें नोडल मिनिस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, एंड इट इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन विद इन अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है एक्सटेंशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ पार्ट 9 of the constitution relating to panchayats to the scheduled areas of 10 states under article 244 clause 1 read with schedule 5। तो schedule 5 में हमारे कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, उसमें हमारे अराउंड 10 स्टेट्स के अराउंड हमारे आते हैं। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। हाँ ये रहे, हाँ इसमें दिए हुए हैं 10 स्टेट्स। जो कि हमारे 10 स्टेट्स कौन कौन से हैं, नीचे की तरफ जैसे हम जाएं वही याद करने का तरीका। साउथ में हमारे हैं आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, देन वेस्ट में हमारे हैं क्या बोलते हैं, एक सीक्वेंस बनाते हैं, तेलंगाना से हम लोग चले आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के साइड में हमारा उड़ीसा आया, उड़ीसा उड़ीसा के साइड में हमारा छत्तीसगढ़ आया, छत्तीसगढ़ के साइड में हमारा झारखंड आया, उसके साइड में फिर मध्य प्रदेश, देन वी हैव आवर राजस्थान, फिर गुजरात, और फिर हमारा महाराष्ट्र। एक जो अलग से स्टेट है वो हमारा हिमाचल प्रदेश। सो दीज आर द 10 स्टेट्स। तो ये जो पेसेक्ट बनने के बाद जो है, ये पेसा रूल्स अभी तक 7 स्टेट्स में आ चुके हैं, जो कि हमने अभी भी पढ़ा। ओके, तो ऊपर का एक बार देख लेते हैं। मेजर पावर्स ऑफ ग्राम सभा अंडर पेसा। पेसा के अंडर क्या क्या पावर्स होती है ग्राम सभा की। पहली क्या है, पावर ऑफ मैंडेटरी कंसल्टेशन इन मैटर ऑफ लैंड एक्विजिशन, प्रिवेंट एलिनेशन ऑफ लैंड एंड रिस्टोर एलिनेटेड लैंड। बेसिकली इस तरह के जो भी इश्यूज होंगे लैंड रिलेटेड, वहाँ पे आपको मैंडेटरीली उनसे कंसल्ट करना होता है हमारी ग्राम सभा से। Then we have to control institutions and functionaries in all social sectors and local plans। तो जो भी local plans होंगे उसमें आपका involvement होगा। Then to manage minor water bodies, okay not major, minor water bodies में आपकी लेक्स एंड जो स्ट्रीम्स वगैरह वो सब आ जाती है, रिवर्स इसमें नहीं आती। एंड ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। Then regulate and restrict sale, consumption of liquor, manage village markets, control money lending to scheduled tribes। ऑलराइट, जो cooperatives वगैरह होते हैं उसमें इसका रोल आ जाता है। Then we have resettlement and rehabilitation and prospecting licenses, mining leases for mineral minor minerals। minor minerals के जब भी आपके लाइसेंस और माइनिंग लीज दी जाती है, then ग्राम सभा हैज अ से इन दैट। ओके, अब सिग्निफिकेंस ऑफ पेसा क्या है हमारी।
फर्स्ट ऑफ ऑल इट प्रोटेक्ट इकोसिस्टम। कैसे? जैसे कि हमने देखा था नियामगिरी हिल्स में माइनिंग को कैंसिलेशन किया गया था जस्ट बिकॉज ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम सभा। देन वी हैव एम्पावरिंग ग्राम सभा इन अप्रूविंग डेवलपमेंट प्लान्स। उनका आजकल जो चल रहा है हमारा जीपीडीपी चल रहा है, यानी कि आपका ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। तो उसमें ग्राम सभा ही वो डिसाइड करती है कि वो प्लान क्या होगा। देन यू हैव रिड्यूसिंग ग्रीवेंसेस ऑफ ट्राइबल पीपल, क्योंकि आप obviously you are empowering them. Then we have safeguard of tribal culture and rights. Then we have building trust among integration with mainstream. Okay, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पेसा की जब हम बात कर रहे थे, पहला क्या है? सेल्फ गवर्नेंस थ्रू ग्राम सभा फॉर पीपल लिविंग इन शेड्यूल एरियाज। ओके, हम एक तरीके से एक छोटे से लेवल पे एक ऑटोनॉमी उनको दे रहे हैं बिकॉज दे हैव अ राइट टू डिसाइड हाउ दे वांट देयर डेवलपमेंट टू बी डन। देन इट गिव्स स्पेशल पावर टू द ग्राम सभा स्पेशली फॉर द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि हमने देखा माइनर हमारे प्रोड्यूस जो होते हैं, माइनर हमारे जो वाटर बॉडीज होते हैं उसको कैसे मैनेज करना है, उसमें उसका रोल है। देन इट रिकॉग्नाइजेज द राइट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज एंड प्रोटेक्ट ट्राइबल पीपल फ्रॉम मनी लेंडर्स, लैंड एलिनेशन एंड प्रोवाइड्स देम ओनरशिप ऑन माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, माइनर वाटर बॉडीज एंड कम्युनिटी एसेट्स। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ट्राइबल कम्युनिटीज के जो वो होते हैं, हमारे जो राइट्स होते हैं, उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है ये। चैलेंजेस की बात आती है पेसा को इम्प्लीमेंट करने में, क्या आते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस लैक ऑफ अवेयरनेस। ओके, क्योंकि हम जैसे देख सकते हैं 1996 में पेसा आया था, लेकिन अभी भी जो देखा जाता है द ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ शेड्यूल एरियाज हैव वेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉज एंड पावर्स। तो लोगों में अवेयरनेस इसके बारे में नहीं है। देन जो हम अभी मैं कह रहा था कि एक बहुत छोटे से लेवल पे ऑटोनॉमी मिलती है, तो इट्स अ वेरी लिमिटेड ऑटोनॉमी। ओके, बिकॉज दे आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय नॉन ट्राइबल इंडिविजुअल्स। क्योंकि लोअर लेवल पे क्या होता है, ग्राम सभा एंड पंचायत हैव नॉट बीन ग्रांटेड इनफ पावर्स फॉर रेवेन्यू जनरेशन। सिक्किम में एक विलेज है जो जिसका नाम आया था कि दे हैव जनरेटेड रेवेन्यूज, बट अदरवाइज वी हैव सीन that revenue generation is very very low, so you don't have the financial power actually, so as a result they have limited financial autonomy. Then we have violation of provision under PESA. Gram Sabha have not been empowered and strengthened to ensure greater people's participation and transparency. तो जो है आपकी ग्राम सभा को इतना ज़्यादा एम्पावर नहीं किया। एग्जाम्पल क्या है इसका? कोरबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। एग्जाम्पल्स हमारे काम आएंगे। ये जो कहानी है ये हमें कहीं ना कहीं पता होती है। ओनली थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट इज जैसे कि नोडल मिनिस्ट्री हो गई और ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। सो एग्जाम्पल कहाँ का है? कोरबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, जहाँ पे द लोकल कम्युनिटीज प्रोटेस्टिंग, किस चीज़ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं? द गवर्नमेंट डिसीजन ऑफ एक्वायरिंग लैंड यूजिंग कोल बेरिंग एक्ट ऑफ 1957। ओके, तो बेसिकली वहाँ पे क्या गवर्नमेंट ने क्या किया? कोल बेरिंग एक्ट को यूज करते हैं वहाँ पे लैंड को एक्वायर किया है माइनिंग लीज देने के लिए, लेकिन जो कि पेसा की स्पिरिट से अगेंस्ट है, क्योंकि पेसा में जो ग्राम सभा है उनसे उनका रिकमेंडेशन नहीं लिया गया। ओके, देन इम्प्लीमेंटेशन में गैप्स हैं। देयर एग्जिस्ट गैप्स इन अडॉप्शन ऑफ पेसा एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन लेटर एंड स्पिरिट। जैसे कि हमने देखा है द लॉज आर नॉट फॉर्मुलेटेड बाय रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स। हम मॉडल लॉ को फॉलो कर लेते हैं। सो जैसे कि डिस्पाइट हैविंग 26% आदिवासी पॉपुलेशन, झारखंड हैज फेल्ड टू फॉर्मुलेट रूल्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेसा। यानी कि उन्होंने नोटिफाई तो कर दिया था। देखिए कोई भी चीज़ होता है, कोई भी लॉ होता है, नोटिफाई करने से वो नहीं आता, उसके रूल्स बनते हैं तब वो इम्प्लीमेंटेशन में आता है। जैसे कि हम सीए का देख सकते हैं, वो नोटिफाई हो गया है लेकिन उसके रूल्स अभी तक नहीं बने हैं, सो इट इज़ नॉट इनटू इम्प्लीमेंटेशन टिल नाउ। देन एक्सपर्टीज की कमी है वहाँ पे। functionaries overseeing the implementation of act may not have proper understanding of the tribal culture, क्योंकि जो लॉ बना रहे हैं दे आर नॉट फ्रॉम द पीपल अमंग देम। ओके, उनके बीच से लॉ नहीं बनाया जा रहा। somebody who does not have the knowledge of tribal culture वो बना रहा है उस लॉ को। inadequate institutional mechanism, लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म एंड एनेबलिंग इकोसिस्टम। ओके, जैसे कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हो रही है वहाँ पे, एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। ग्राम सभा जो है वो सेंटर ऑफ सेल्फ गवर्नेंस के तौर पे नहीं डेवलप हो पा रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग हैंड होल्डिंग सपोर्ट उनको नहीं मिल पा रहा है। अब लैक ऑफ क्लैरिटी है। जैसे कि लैंड एक्विजिशन जब होता है तो द पेसा एक्ट स्टेट्स दैट ग्राम सभा में बी कंसल्टेड बिफोर द एक्विजिशन। ओके, सो ये जो कंसल्टेशन जो वर्ड है इट हैज बीन मिसकंस्ट्रूड रिपीटेडली, यानी कि इसका मतलब कोई कहता है कि अप्रूवल मतलब दिस इज जस्ट कंसल्टेशन। ओके, देयर अप्रूवल इज नॉट नीडेड, इट इज द मीनिंग इज नॉट क्लियर अभी तक कि कंसल्टेशन मतलब जैसे कि हम जब कॉलेजियम सिस्टम है उसमें भी कंसल्टेशन वर्ड आता है कि द चीफ जस्टिस एंड द सीनियर मोस्ट जजेस हैज टू बी कंसल्टेड वहाँ पे, लेकिन इट मींस अप्रूवल।
यहाँ पे इट इज नॉट क्लियर। ओके, सो ओवरलैपिंग फंक्शंस, तो जो ग्राम सभा जो की जाती है पेसा के अंडर, दे ऑफन सी लो टर्नआउट एंड पार्टिसिपेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पैरेलल कस्टमरी फोरम एंड अदर कमिटीज। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारा ये, जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, वी हैव केबांग्स हियर। ओके, सो एक कम्युनिटी का अपना खुद का ही एक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। whenever they have to take any decision, they take decision. So the ग्राम पंचायत and the ग्राम सभा does not come into picture वहाँ पे इतना ज़्यादा, because parallel आपका सिस्टम एग्जिस्ट करता है वहाँ पे। ओके, नाउ अदर फीचर्स ऑफ पेसा एक्ट, here we can see. Okay, स्टेट लेजिस्लेशन ऑन पंचायत shall be in conformity with the customary law. तो यानी कि आप जो भी वो बनाते हैं, आप वहाँ पे जो भी है उसके रूल्स बनाएंगे, दे शुड बी इन कंफर्मिटी विद द कस्टमरी लॉ। क्योंकि इवन दो वी आर सीइंग ट्राइबल कल्चर, बट लाइक जो ट्राइब्स हमारे अपने झारखंड में है वो हमारे ट्राइब्स नागालैंड में नहीं है, तो उनके कल्चर अलग है, कस्टमर्स अलग है, तो दोनों जगह के रूल्स भी अलग होंगे पेस एक्ट के अंडर। ओके, तो एवरी विलेज शैल हैव अ ग्राम सभा। ओके, हर विलेज में ग्राम सभा होगी, उसके मेंबर कौन होंगे? it will have person whose names are included in the electoral roll for the panchayat at that village level। यानी कि हर आदमी और औरत जो 18 साल से ऊपर है वो उस ग्राम सभा का मेंबर होगा। every gram sabha to safeguard and preserve the tradition and custom of the people, cultural identity, community resources and customary mode of dispute resolution। ये जैसे कि मैंने अभी केबांग का एग्जांपल दिया था कि कोई भी डिस्प्यूट जो होता है कस्टमरी डिस्प्यूट, तो उसको वहाँ पे सॉल्व किया जाता है। तो ग्राम सभा को वहाँ पे यही काम दिया गया है कि आप अपने कस्टम को, ट्रेडिशंस को इंटैक्ट करके रखेंगे। देन ग्राम सभाज हैज रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अप्रूविंग ऑल डेवलपमेंट वर्क इन द विलेज। तो कोई भी अगर जैसे कि मनरेगा की स्कीम है, ओके, तो उसमें क्या क्या काम होना है तो ग्राम सभा डिसाइड करती है, अप्रूव करती है कि क्या काम होगा। उसके बाद उसमें बेनिफिशियरीज कौन होंगे वो ग्राम सभा डिसाइड करती है। देन यू नो अब वो काम हो गया है तो उस समबडी हैज टू सर्टिफाई कि हाँ ये काम हुआ है, तो ग्राम सभा वो सर्टिफिकेशन देती है कि हाँ ये फंड जो है इस जगह पे यूटिलाइज हुआ है। एंड पावर्स टू कंट्रोल इंस्टीट्यूशन एंड फंक्शनरीज इन ऑल सोशल सेक्टर एंड लोकल प्लान्स, जो कि मैंने आपको जीपीटीपी का एग्जांपल दिया था। देन एवरी पंचायत टू हैव रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन प्रोपोर्शन टू द कम्युनिटी पॉपुलेशन। ओके, तो वहाँ पे जो भी कम्युनिटी होगी उसकी जो पॉपुलेशन होगी उसके हिसाब से आपको रिजर्व करनी है, बट इट हैज टू बी मिनिमम 50%। एंड द चेयरपर्सन एट ऑल लेवल्स टू बी रिजर्व फॉर एसटीज, क्योंकि ये हमारे जो एरियाज है शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज है, तो वहाँ पे एसटीज के लिए रिजर्वेशन होगी। ओके, नाउ कमिंग टू द वे फॉरवर्ड। ओके, जो हमने देख लिया क्या इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस है, वे फॉरवर्ड क्या है। सबसे पहली दिक्कत क्या है? अवेयरनेस नहीं थी। तो सबसे पहला काम हमें यही करना है कि अवेयरनेस एंड पब्लिसिटी ऑफ द मीटिंग्स हैज टू बी इंप्रूव्ड, क्योंकि हमारी मीटिंग में लोग ही नहीं आ रहे हैं, अवेयरनेस नहीं है उसके बारे में। देन फंडिंग, क्योंकि हमने अभी अभी डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल उनको ऑटोनॉमी इतनी ज्यादा नहीं है। सो पंचायत फाइनेंशियल शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट अकाउंट्स फॉर ईच ग्राम सभा। ओके, अभी क्या होता है कि ऊपर से मतलब 50, एग्जांपल, रैंडम एग्जांपल लेते हैं, 50,000 रुपीज दिए गए। ओके, किसी विलेज में अलग रिक्वायरमेंट है, किसी में अलग है, बट राइट नाउ इट इज नॉट रिलेटेड टू इंडिविजुअल ग्राम सभा, वो ऊपर से पूरा एक सेगमेंट के पैसे आ जाते हैं। तो द ग्राम सभा शुड बी गिवन फुल फाइनेंशियल ऑटोनॉमी फॉर देयर ऑपरेशंस, इंक्लूडिंग कंट्रोल ओवर रेवेन्यूज जनरेटेड आउट ऑफ गिविंग लाइसेंसेस फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ माइनर वाटर बॉडीज। तो आप जो लाइसेंस वगैरह जो जो भी दे रहे हैं वहाँ पे अपने रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, तो उसकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी उनके पास होनी चाहिए। जैसे कि जीपीडीपी का मैं एग्जांपल देता हूँ, अगेन आई एम रेफरिंग द सेम थिंग, क्योंकि वो भी दिमाग में वही चल रहा है कि वहाँ पे क्या होता है कि आपको पास मतलब जो टाइड और अनटाइड फंड होता है, तो मेनली आपका ज़्यादातर फंड टाइड होता है कि आपको इसी चीज़ में ही खर्च करना है। अभी एज ऑफ नाउ द फोकस इज ऑन वाटर, सैनिटेशन, हर जल एंड ऑल दैट थिंग, है ना। तो लेकिन ये हम चाह रहे हैं कि उनकी हो सकता है वहाँ पे जरूरत ही ना हो, वो इशू ही ना हो, वहाँ का इशू कुछ और है। बट एज ऑफ नाउ क्या है, फंड टाइड होता है कि जो ऊपर से डिसाइड होकर आता है कि इस चीज़ में खर्च करना, उसी में करना पड़ता है। सो वी आर आस्किंग फॉर दैट काइंड ऑफ ऑटोनॉमी। देन वुमेन पार्टिसिपेशन, जो हमारे ट्रेडिशनल ट्राइबल काउंसिल्स होते हैं, दे आर डोमिनेटेड बाय मेल्स इन ऑल रेस्पेक्टिव states. Appropriate measures should be taken to ensure that at least one-third participation of women in all meetings. See, हम लोगों ने पंच तो बना दिया उनको, women are there, okay, we have their reservation, we have everything, but when we see, I'm literally seeing, I stay in a tribal state, कि यहाँ पे जब मीटिंग होती है तो मीटिंग में we do not see any woman, one third क्या, we do not even see 5 women. Okay,
सो सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, दैट वी शुड हैव एटलीस्ट 1/3 वुमेन पार्टिसिपेशन, बिकॉज इट इज कंसिडर कि आदमी ने फैसला ले लिया तो वुमेन वुड एग्री, बट यू नो women has to be there, their representation has to be there, that is very important point. और ये आप ट्राइबल स्टेट्स के मतलब कोई और इशू में भी आप इस चीज को यूज कर सकते हो, that women participation has to go up. Okay, then community ownership, the concept of community ownership of resources in PESA area should be integrated with provision of centrally sponsored schemes. तो बेसिकली यहाँ पे हमारा जैसे हमने देखा है कम्युनिटी ओनरशिप ऑफ लैंड बहुत ज़्यादा होता है, तो इट हैज़ टू इंटीग्रेटेड विद अदर स्कीम्स. ओके, ऑल कम्युनिटी रिसोर्सेज बेस्ड स्कीम्स शुड इन्वॉल्व ग्राम सभा इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन. यानी कि कोई भी अगर सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है जिसमें कम्युनिटी इन्वॉल्व है, कम्युनिटी रिसोर्सेज इन्वॉल्व है, तो उसमें ग्राम सभा भी इन्वॉल्व होनी चाहिए प्लानिंग में. देन यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ, तो हमारे जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, लैंड एक्विजिशन एक्ट है, जो हमारे बाकी सब जो एक्ट है, यानी कि जैसे कि उनमें हमें अमेंड करने की जरूरत है, सो दैट ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, वाटर बॉडीज एंड लैंड रिसोर्सेज आर एक्सप्लिसिटली हैंडेड ओवर टू द ग्राम सभा, बिकॉज देयर इज एन asymmetry इन ऑल ऑफ दीज. Okay, so conclusion हमारा क्या होगा, that PESA recognize the traditional system of decision making process. Okay, we accept that, and it stands for people's self governance right. But if it is implemented in letter spirit, it will rejuvenate the dying self governance system in tribal areas. Okay, but दिक्कत क्या है कि वो नहीं हो पा रहा है. Okay, वो हमारा चाहता है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में और सेल्फ गवर्नेंस हो वहाँ पे पेसा एरियाज में. सो इट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट, जो उसके ऑब्जेक्टिव था वो उसको होना चाहिए. नाउ कमिंग टू स्पोर्ट्स गवर्नेंस, तो हमारा जो कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स थी जो सुप्रीम कोर्ट ने अडॉप्ट की थी, दैट हैज बीन डिसॉल्व्ड. उसका डिसोल्यूशन के बाद हमारा क्या आया था, उसके बाद जो ये द ब्यूरो ऑफ फीफा काउंसिल जो है, उन्होंने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के ऊपर से सस्पेंशन हटा दिया है. तो बेसिकली ये फुटबॉल के में हमारा रिसेंटली हुआ था कि सस्पेंशन लगा दिया गया था वर्ल्ड कप एंड इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट करने के ऊपर इंडिया के ऊपर, बिकॉज वी हैड अ कम्युनिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर. तो जो फीफा काउंसिल थी वो कह रही थी कि हमारी गवर्नमेंट का वी आर टू मच वो कर रहे हैं हम लोग, प्रॉब्लम मतलब क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है हमारा एग्जीक्यूटिव का. Okay, so let's coming to the news. The COA was appointed by the Supreme Court to manage the AIFF affairs, यानी कि All India Football Federation affairs, and adoption of its constitution in line with the National Sports Code and model guidelines. तो बेसिकली उनका क्या था कि उनका जो AIFF का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए वो हमारे नेशनल स्पोर्ट्स कोड के उसमें हो, अलाइनमेंट में हो, उसके लिए इसको लगाया गया था. लेकिन फीफा ने क्या बोला था कि आपको इसको डिसॉल्व करना ही होगा इफ यू वांट द सस्पेंशन टू बी लिफ्टेड. ओके, बिकॉज व्हाट दिस फीफा वांट्स, इट वांट्स दैट द एआईएफएफ का जो पूरा कंट्रोल है वो उसके अपने हाथ में होना चाहिए. अर्लियर फीफा सस्पेंडेड द एआईएफ ड्यू टू अनड्यू इन्फ्लुएंस फ्रॉम थर्ड पार्टीज यहाँ पे हमारा सुप्रीम कोर्ट हुआ, अ सीरियस वायलेशन अंडर द फीफा स्टैट्यूट्स. इट विल आल्सो हेल्प इंडिया टू होल्ड फीफा, हम लोग यहाँ पे ये करने वाले हैं अक्टूबर में, यहाँ पे आई थिंक अक्टूबर तो अभी चल ही रहा है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस न्यूज़ कि अभी कहाँ पे हो रहा है ये, तो अक्टूबर में, ताकि हमारा ये फीफा वर्ल्ड कप हम होस्ट कर सके, उसके लिए हमारे बहुत ज़रूरी था कि ये बैन हटे हमारा. नाउ कमिंग टू स्पोर्ट्स गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, ऑफन हम इस न्यूज़ को मतलब इस टॉपिक को इम्पोर्टेंट नहीं समझते. सो लेट्स सी दिस न्यूज़, एक बार में ख़त्म करते हैं क्या न्यूज़ है. The sports governance is defined as a system by which sports organizations are governed. This includes defining of the strategic objectives and the framework. तो बेसिकली इसमें क्या क्या चीज़ आती है, दो चीज़ें आती है कि आपके ऑब्जेक्टिव को आप डिफाइन करते हैं और आपका फ्रेमवर्क जो भी होगा उसको आप बताते हैं, उसमें स्पेसिफाई करते हैं. जो हमारा स्पोर्ट्स गवर्नेंस इन इंडिया का जो फ्रेमवर्क है यहाँ पे हमने दिया हुआ है, एक छोटे से चार्ट में आप समझ सकते हैं इसको. ये हमारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया आ गया, ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है सबसे ऊपर, उसके नीचे हमारा साई आ गया यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. देन हमारे स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स आ गए, ट्रेनिंग सेंटर्स आ गए, ये फाइनेंस असिस्टेंस यहाँ पर देते हैं हमारे जो अदर सेंटर्स होते हैं, ऑटोनोमस बॉडीज जो होती हैं. देन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं और इसके बदले ये यहाँ से आपको यू गेट टू ऑर्गेनाइज दिस इवेंट्स. तो ये हमारा जो मिनिस्ट्री वाला पार्ट हो गया, इसका मेन रोल क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोवाइड करना.
और जो हमारी ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, जैसे कि हमने एक अभी बॉडी देखी अपनी ये AIFF, ओके, ये सब इसमें आता है। जैसे कि इंटरनेशनल ओलंपिक, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आ गया, इस तरीके की बॉडीज इसमें आ जाती हैं। जो फुटबॉल की अलग हो गई, क्रिकेट तो इसमें नहीं आता, हॉकी का आ गया, उस तरह की। ओके, तो इनका क्या काम है, इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करते हैं इंडिया को, लोकल स्पोर्टिंग इवेंट कंडक्ट कराते हैं और स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं। सो दिस इज द फ्रेमवर्क ऑफ स्पोर्ट्स गवर्नेंस। ये डायग्राम आप याद कर सकते हैं, बना सकते हैं कहीं भी। इट्स अ वेरी गुड डायग्राम अगर कोई क्वेश्चन कहीं भी किसी फॉर्म में आता है तो। ओके, द प्रोसेस ऑफ ओवरसाइट। ओके, क्या क्या आता है इसके अंदर, पहले प्रोसेस ऑफ ओवरसाइट, उसमें क्या आता है, हमारे रूल्स एंड पॉलिसीज, किस तरीके से आप उसको कंट्रोल करेंगे। देन आपके डायरेक्शंस, उसमें क्या आएगा, आपके मिशंस, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज, ओके, ऑन विच डिसीजंस आर मेड एंड इम्प्लीमेंटेड। तो किस तरीके से आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करेंगे, उसके जो भी गाइडलाइंस वगैरह हैं वो सब हमारा, हर किसी का एक चार्टर होता है, दैट ऑल विल कम इन दैट। अब इंडिया में क्या होता है, दिस ओवरसाइट एंड डायरेक्शन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 विंग्स। जो हमने देखा, एक विंग ये हो गया, एक विंग अपना ये हो गया इधर वाला, लेफ्ट एंड राइट। तो पहली विंग हमारी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। उसके नीचे हमारा साई आता है, फिर हमारे, ओके, एंड दूसरा वाला साइड हमने क्या देखा था, हमारे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं ये। ओके, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आ गया, स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन आ गया, देन आपके नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन आ गए, ये सब आपके आ गए। और जो नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि क्रिकेट हो गया, उसमें हमारे BCCI हो गया, दे हैव डायरेक्ट एफिलिएशन विद देयर इंटरनेशनल फेडरेशंस। ओके, वहाँ पे हमारा मिनिस्ट्री का कोई रोल नहीं होता। अब इश्यूज की बात आती है, क्या क्या इश्यूज है। Issues in sports organization and its impact. Though good governance is central to development and success of sports ecosystem, the sports organization in India face multiple issues. क्या issues हैं, पहला के administrative issues, उसमें क्या है, आपके जो roles and responsibilities है वो clear नहीं है। It leads to, बहुत सारे organization होने की वजह से क्या, national, state level, हर लेवल पे, तो there is a confusion, duplication of services, gaps in the sports ecosystem. Second क्या है, पहला तो responsibilities and roles clear नहीं है, then आपका lack of professionalism है। ओके, उसमें जैसे कि जो पॉलिटिशियंस है, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनको कोई नॉलेज ही नहीं है स्पोर्ट्स की, जैसे कि बिजनेसमैन हो गए, दे आर हैविंग, दे आर ऑल फैक्शनलिज्म हो गया या नेपोटिज्म हो गया। आई नॉट नेम एनीबॉडी, बट यू नो द आंसर कि कहाँ पे क्या हो रहा है। जो द एग्जांपल जैसे दे रहा हुआ है कि AIFF प्रेसिडेंट कंटिन्यू डिस्पाइट कंप्लीशन ऑफ 3 टर्म्स एंड 12 years एज AIF प्रेसिडेंट। तो उनके क्या है, 4 साल के 3 टर्म कर चुके थे, 12 साल हो चुका था, बट इट इज़ नॉट परमिटेड। हमारा जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन जो चीफ वो है, वो स्पोर्ट्स कोड के अंडर उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, बट ही वाज स्टिल कंटिन्यूइंग, सो दैट इज व्हाई सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन। देन पुअर डिफरेंशिएशन इन गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट लीडिंग टू अनवांटेड कॉम्प्रोमाइज ऑन वन एस्पेक्ट। ओके, आपका गवर्नेंस वगैरह जो सिस्टम है, बेसिकली जो होता है ना, गवर्नेंस और मैनेजमेंट दो अलग अलग चीज़ें हैं, बट यू डोंट अंडरस्टैंड इट, यू जस्ट मिक्स इट अप एंड किसी ने, या तो गवर्नेंस खराब होगा या आपका मैनेजमेंट खराब होगा, दोनों चीज़ एक साथ नहीं चलेगी। देन वी हैव inadequate representation of athletes in electoral college. Okay, ये हमारे जो अपने स्पोर्ट्स पर्सन है, who knows the, who have the knowledge, they are not getting a say, उनको आवाज़ नहीं मिल रही, उनको सेलेक्टर भी हमारे पॉलिटिशियन बन रहा है, लाइक इस टाइप से कुछ हो रहा है। ओके, बाकी इश्यूज के हमारे के डिस्क्रिमिनेशन के इश्यूज आ रहे हैं, बेस्ड ऑन रीजन, बेस्ड ऑन सेक्स। जैसे कि एक ज़माना था, कहते थे कि इंडियन क्रिकेट टीम इज़ जस्ट बॉम्बे क्रिकेट टीम, एक ज़माना होता था, 60s 70s एंड ऑल दैट टाइम। सो क्रिकेट में तो काफ़ी हद तक ये चीज़ खत्म हो चुकी है IPL के बाद, बट इन अदर स्पोर्ट्स इट इज स्टिल देयर। ओके, देन प्रिवलेंस ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिसेस सच एज डोपिंग एंड योर अनऑथराइज्ड बेटिंग इन स्पोर्ट्स, ये सब इश्यूज हमारे और भी एग्जिस्ट करते हैं। दीज आर एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज। ना फाइनेंशियल इश्यूज में क्या है, फंड्स की बहुत ज़्यादा कमी है। ओके, हम अक्सर हम ये कोई ना कोई न्यूज़ सुनते हैं कि हमारी हॉकी टीम की लड़कियां, जूनियर हॉकी टीम की जो लड़कियां थी, दे वर स्टेइंग इन सम वेरी पुअर कंडीशन। सो द साइज ऑफ स्पोर्ट्स मीडिया एंड स्पॉन्सरशिप इंडस्ट्री इन इंडिया इज अराउंड $95 billion, बट द मेजॉरिटी इज अराउंड क्रिकेट। तो बाकी स्पोर्ट्स को वो जो फंड्स की जो है वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। देन वी हैव लिमिटेड यूनियन गवर्नमेंट फंडिंग, क्योंकि स्पोर्ट्स क्या हमारा स्टेट सब्जेक्ट है। वेरी वेरी नाइस पॉइंट, स्पोर्ट्स हमारा स्टेट सब्जेक्ट है, तो यूनियन से वहाँ पे फंडिंग बहुत ही लिमिटेड आती है, एंड देयर आर फाइनेंशियल इरेगुलेटरीज फर्दर मल्टीप्लाइज फाइनेंशियल इश्यूज। ओके, तो वहाँ पे भी बहुत सारे आपके घोटाले एग्जिस्ट करते हैं, नॉट एनी बिग स्कैम, बट छोटे छोटे लेवल पे, जो पैसा जहाँ जाना चाहिए वहाँ ना जाके मिस अप्रोप्रिएशन हो रहा है, कि एक
किसी चीज के लिए जो खर्च होना चाहिए था वो दूसरी चीज के लिए खर्च हो रहा है। सो द एज आई सेड कि मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस दोनों अलग चीज है, तो मैनेजमेंट इज फेलिंग देयर। ओके, तो कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन इश्यूज क्या है? जो हमारा गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, जैसे कि क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, कबड्डी, इन सबको छोड़ दे तो हमारा कोई फंक्शनल आर्किटेक्चर एग्जिस्ट नहीं करता स्पोर्टिंग फेडरेशन एंड इवेंट्स का। ये सारे आप स्पोर्ट्स आप देखेंगे वो हैं जो कि प्रो कबड्डी या आपका FIH एंड ऑल दैट, ये कमर्शलाइज हो चुके हैं काफी हद तक। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, थोड़ा पैसा आ गया है, बट इन अदर स्पोर्ट्स देयर इज नो प्रॉपर आर्किटेक्चर। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो ये कमिटी ऑफ ये अपॉइंट की थी कमिटी COA फॉर डे टू डे अफेयर्स फॉर टेबल टेनिस, एज देयर वाज नो वन टू मैनेज टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। सो यू कैन सी कितनी बुरी हालत थी। देन देयर आर मल्टीपल एक्टर्स, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, लोकल एंड डिस्ट्रिक्ट बॉडीज, प्राइवेट बिजनेसेस इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट टेक ग्राउंड लेवल कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट। ओके, तो बेसिकली वही है, आपकी कोई भी एग्जीक्यूटिव का जैसे इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा या फिर प्राइवेट प्लेयर का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा तो आपका स्पोर्ट्स का जो है मैनेजमेंट वो हमेशा खराब हो ही जाएगा। देन ट्रांसपेरेंसी इश्यूज है, जैसे कि पुअर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन एंजॉय लार्ज डिस्क्रिशनरी पावर लीडिंग टू ओपेक डिसीजन मेकिंग एंड करप्शंस। हमने वो मैरी कॉम मूवी में देखा भी है, वेयर मैरी कॉम वाज सेइंग कि कि आप अपनी मर्जी से ही मुझे निकाल रहे हैं। So we have certain examples, याद रखने के लिए मैं ये मैरी कॉम वगैरह सब नाम ले रहा हूँ। So all these issues lead to ineffective and poor sports governance with lack of leadership, integrity and sound policy। तो यही इसका रोल है, इस न्यूज़ का जो पर्पस है कि हमने जो सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट जो की थी उसी के लिए की थी। इट इम्पैक्ट नॉट जस्ट द डेवलपमेंट स्पोर्ट्स इन इंडिया बट हर्ट द इंडियाज परफॉर्मेंस एंड प्राइड एट इंटरनेशनल लेवल। अब इम्पैक्ट देखते हैं, ये पॉइंट्स आप याद कर लीजिएगा, 3-4 पॉइंट्स हैं। इम्पैक्ट क्या है स्पोर्ट्स डेवलपमेंट में? पहली बात कि आपका स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में गैप्स आ रहे हैं, कोचिंग में आपकी कमी हो रही है, टैलेंट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। जैसे कि हमने देखा था जिम्नास्टिक में देयर वाज एन इंडियन हु वन फ्रॉम हु वाज रिप्रेजेंटिंग USA। सो हम अपने टैलेंट को ना तो आइडेंटिफाई कर पाते ना उसको सही से डेवलप कर पाते। देन इंडियाज परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है ओलंपिक्स वगैरह में। सीरियस पार्टिसिपेशन इज ओनली इन सम स्पोर्ट लाइक हॉकी, आर्चरी, रेसलिंग, शूटिंग में भी हमारा पार्टिसिपेशन है, बट अभी लास्ट टाइम तो दे डिडंट इवन अलाउ शूटिंग। द नेशनल प्राइड, तो हमारे जाहिर सी बात है, ये जो कोई भी स्पोर्ट्स होता है, ओलंपिक हो गया या कुछ भी हो गया, इसी let it be any sports, it is nothing but a war. Okay, it just give you the same thrill, same, because we are in a civilized world, so we do not go to war, but it is just meant to give you the same feeling that as you would have felt, you know. Okay, just on a lighter note I'm saying this, so अगर आप हार रहे हैं तो you would get the same disappointment also, so it affects the national pride. Okay, so yeah, and sporting success also contributes to subjective well-being of its citizens. Okay, सो दीज आर द इम्पैक्ट्स। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है इस इश्यूज को एड्रेस करने के लिए? पहला क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंसेस टू स्पोर्ट्स फेडरेशन, जैसे कि हम टैक्स बेनिफिट उनको दे देते हैं ताकि उनको इंस्टेड ऑफ गिविंग दैट मनी इन टैक्स दे कैन यूज फॉर देयर ओन प्लेयर्स। ऊपर दूसरा क्या है कि जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जो है इवेंट होस्ट करने के लिए वो हमारी सरकार दे रही है नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस को, इट इज ट्राइंग हेल्पिंग देम डेवलप देम। उसके बाद क्या है, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया 2011, जो जिसको हम स्पोर्ट्स कोड भी कहते हैं, यू नो इसमें क्या किया गया है, बहुत सारे हमारे जो नोटिफिकेशन आते रहते हैं 1975 से आज तक आ रहे हैं, कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दिया, उस सब को हमने एक जगह पे डाल दिया, एक अपनी मैनुअल सॉर्ट ऑफ बना दिया स्पोर्ट्स कोड की, ताकि वी हैव सर्टेन स्टैंडर्ड्स, प्रॉपर स्टैंडर्ड्स। ये नहीं कि ये किया हो नहीं नहीं ये तो इस कोर्ट का डिसीजन के अगेंस्ट जा रहा है, कंटेम्प्ट हो रहा है। सो वी हैव एवरीथिंग इन अ सिंगल मैनुअल स्पोर्ट्स कोड। सो इट प्रोवाइड्स मिनिमम स्टैंडर्ड्स टू बी complied by the sports body to retain the sports ministry's annual recognition and enjoy the privileges such as fielding national teams, using national symbols and receive government funding। तो बेसिकली आपको अगर अपने जैसे हॉकी की टीम जा रही है तो इंडिया की टीम वो कैसे बनेगी? कोई भी तो ऐसे टीम बना के जा सकता है। सो यू हैव टू गेट द रिकॉग्निशन फ्रॉम द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, और उसके लिए आपको स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होंगे जो स्पोर्ट्स कोड में दिए हैं। इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय दिल्ली हाई कोर्ट एज बाइंडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस टू बी कंप्लाइड बाय फेडरेशन फॉर देयर रिकॉग्निशन। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ये बोला कि आपको ये फॉलो करने ही पड़ेंगे। अब आता है प्राइवेट सेक्टर एंट्री इन स्पोर्ट्स। Although new to Indian sport, it has helped in increasing money flow. IPL is a big example. Professionalism,
ओके, देन टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। बुमराह जैसे हमारे बॉलर्स हैं, सॉरी इफ आई एम टेकिंग टू मच ऑफ cricket name, but the biggest success story of a private sector is IPL only. And then we have at the same time it lead to issues of profit as sole motivation, conflict of interest and illegal betting। जो हमने एग्जांपल्स देखे हैं कैसे कैसे हमारे प्लेयर्स ने, कुछ प्लेयर्स ने, जैसे कि ये एग्जांपल दिए हुए हैं कि चेन्नई सुपर किंग कुछ टाइम के लिए बैन हुई थी, राजस्थान रॉयल्स ओनर्स वर इन्वॉल्व इन इलीगल बेटिंग। ओके, ऑल दैट। नाउ कमिंग टू यहाँ पे हमारा ये डायग्राम देखते हैं कि स्पोर्ट्स कोड में क्या क्या दिया हो गया है। की रिक्वायरमेंट्स क्या है अगर आपको नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन का रिकॉग्निशन चाहिए। तो पहला क्या है, लीगल स्टेटस। इट मस्ट बी वॉलंटरली registered body rather than proprietary concern of partnership firm. Okay, so it should not be a private person's body, it should be a voluntarily registered body. Then status and recognition, it must be an apex body for relevant sports and recognition for relevant international or Asian Federation, IOA, ये Olympic आ गया। Okay, it has to be apex body, apex होता अपना topmost body for that sports. Then we coming to third requirement, internal requirements, it must have a written constitution। Okay, then more than, it should be in more than 3 years of existence, and it should be affiliated, it should have affiliated units in at least 2-3 states or union territories। then जो आपके आपको फ्री फेयर आपके अपन डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शंस होना जरूरी है उसमें। देन आपका जो एज और टेन्योर है वो क्या है कि 12 साल से ज़्यादा नहीं करना विद और विदाउट ब्रेक। ओके, अभी हमारा जो फुटबॉल में यही इशू आ रहा था कि 12 ईयर का उनका पूरा हो चुका था। ओके, एंड 70 ईयर से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। देन आपके जो प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन है वो उसके मेंबर्स होने चाहिए उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के। देन मस्ट हैव एन ऑफिस इन दिल्ली एंड मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स ऑफ ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, प्रॉपर ऑडिटिंग वगैरह होनी चाहिए आपकी उसकी। एंड द लास्ट वन इज इम्पार्शियल एंड ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन सिस्टम, रेगुलर डोपिंग टेस्ट, प्रिवेंट एज फ्रॉड एंड कंप्लाई विद द आरटीआई। तो हमारे जो जो स्पोर्ट्स कोड में ये सारी चीज़ें दी हुई है। अब वे फॉरवर्ड की बात आती है, यू शुड हैव अ, वी शुड हैव अ वेल डिफाइंड स्पोर्ट्स लेजिस्लेशन टू सेपरेट गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। ओके, तो जिस जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स है दे शुड नो व्हाट इज देयर रोल। सो प्रॉपर उसका लेजिस्लेशन होना चाहिए, एक एग्जिस्ट करना चाहिए कानून। देन प्रोफेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू कर्ब द अब्यूज ऑफ पावर। थोड़ा प्रोफेशनलिज्म लाना जरूरी है, हमारे जो बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूटिव का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया पॉलिटिशियंस एंड ऑल का। तो हमारे जो सिलेक्शन में जो है क्वालिफिकेशन ऑन सिलेक्शन एंड रिटेंशन ऑफ मेंबर्स इन दिस बॉडीज हैज टू बी इन अ प्रोफेशनल वे। नाउ डेवलप एजुकेशनल रिसोर्सेज ऑन गवर्नेंस एंड प्रमोट कोलैबोरेशन टू ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज यूज एंड सर्विसेज टू मीट द नीड ऑफ स्पोर्ट्स। तो आपके जो ये हैं गवर्नेंस और ये मैनेजमेंट जो है आपके कुछ एसओपीज वगैरह या फिर कुछ कुछ ट्रेनिंग मॉड्यूल्स वगैरह आपके एग्जिस्ट करने चाहिए। एग्जांपल क्या दिया है, गवर्नेंस प्रिंसिपल फॉर अ वैल्यू ड्रिवन कल्चर, गेम प्लान एंड मेजर्स टू इंश्योर इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। जैसे हमारा सिविल सर्विसेज कोड एग्जिस्ट करता है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग शुड बी देयर। ओके, देन इंट्रोड्यूस एंड एनफोर्स अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, आरटीआई वगैरह, ऑल दैट, रेगुलर इशूइंग ऑफ स्टेटमेंट्स, पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव। सी देखिए, कभी भी कोई भी आरटीआई का वेट ही नहीं करना चाहिए, यू शुड ऑलवेज बी ट्रांसपेरेंट, दैट इज द साइन ऑफ अ accountable institution। Okay, so that should be there। now adopt bottom approach to reconstitute and reform district and state bodies which ultimately leads to national sports governance pyramid। तो बेसिकली आपको नीचे से अपना जो बेस है, जो अपना जो जड़ है, डिस्ट्रिक्ट बॉडी स्टेट बॉडीज, दे शुड बी स्ट्रॉन्ग है ना, दे वो लोग अपना ऊपर लीडर डिसाइड करें। लीडर इन द सेंस कि गवर्निंग बॉडी, ऐसा नहीं कि ऊपर एक गवर्निंग बॉडी डिसाइड हो चुकी है नेशनल लेवल पे। अभी यही हो रहा है कि ऊपर डिसाइड हो जाते हैं देन दे डिसाइड नीचे कि किसको चूज करना है स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और ये आप पढ़ सकते हैं इनके वीकली इसको। ओके, नाउ कमिंग टू आवर थर्ड न्यूज़, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। तो रिसेंटली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने विड्रॉ किया है द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल that had been that it had tabled in लोकसभा in 2019। तो बेसिकली ये हमारा डेटा प्रोटेक्शन के बारे में जो बिल था उसको अटका पड़ा था वो। तो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव टेकन इट बैक। उसमें उम्मीद करते हैं कुछ अमेंडमेंट्स लाके उसको वापस लाया जाएगा। अब उसके बैकग्राउंड देखते हैं। केएस पुट्टास्वामी केस याद रखिएगा हमेशा जब भी बात आती है राइट टू प्राइवेसी की, बिकॉज राइट टू प्राइवेसी इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड
पर्सनल फ्रीडम गारंटेड बाय द इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस जजमेंट के लाइट में हम देखते हैं द अबाउंडिंग कंसर्न्स अराउंड हाउ लार्ज टेक प्लेटफॉर्म्स आर हैंडलिंग द पर्सनल डेटा। तो बेसिकली जैसे हमने टिकटॉक वगैरह बैन लगाया, हमारा यही इशू था कि हाउ द डेटा इज बीइंग हैंडल्ड, बिकॉज डेटा इज द न्यू ऑयल। जिसके पास डेटा है, जैसे कि हम जैसे देखते हैं ना कि वो ब्लिंकिट एक ऐप है, वो बोलते हैं कि हम 10 मिनट में 10 मिनट में डिलीवर कर सकते हैं। सो देयर कॉम्पिटेंसी इज नॉट 10 मिनट में डिलीवर करना, देयर कॉम्पिटेंसी इज हाउ ब्यूटिफुली दे हैव एक्सप्लॉइटेड आवर डेटा। उन्हें पैटर्न पता है कि किस जगह पे कहाँ पे क्या है। सो इट इज ऑल अबाउट डेटा, इट्स नॉट अबाउट 10 मिनट में आदमी पहुंचाने। इट इज अबाउट कि किस जगह पे 10 मिनट में आदमी की जरूरत पड़ सकती है, just understanding that pattern and all. I'm just giving you an example. So it is all about data. So for the data protection, Center in 2017 set up an expert committee chaired by retired Supreme Court Justice B.N. Shri Krishna. तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये फ्रेमवर्क बनाया था डेटा प्रोटेक्शन का। श्री कृष्णा ने हमें बचाने के लिए ये फ्रेमवर्क बनाया। याद रखने का तरीका है, कैसे भी कीजिए। ओके, एक और कमेटी थी गोपाल करके, तो मैंने तो कुछ ऐसे याद किया था, एक कृष्ण ने डेटा बचाया एंड ऑल दैट। आई विल टेल यू लेटर ऑन, बाद में कमिटीज़ का भी कैसे याद करना है। ओके, तो हाँ, तो इन 2018 में श्री कृष्णा कमेटी ने रिपोर्ट्स दी थी, जिसके बेसिस पे हमने डेटा प्रोटेक्शन बिल हमारा बनाया था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीटी जिसको हम बोलते हैं। ओके, तो ये जो 2019 में ये लाया गया था, पार्लियामेंट में बिल लाया गया था, फिर इसको क्या किया गया था, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया था, जिन्होंने नवंबर 2021 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि ये जो बिल है, द बिल विल सून बी रिप्लेस्ड बाय अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड लॉज इंक्लूडिंग डिजिटल प्राइवेसी लॉज फॉर कंटेम्प्रेरी एंड फ्यूचर चैलेंजेस। तो बेसिकली हम लोग अभी क्या टारगेट कर रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ जस्ट अपनी डोमेस्टिक मार्केट को टारगेट ना करके, हम जो ग्लोबल स्टैंडर्ड एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि GDPR जो वहाँ पे अब उन्होंने बनाया है यूरोपियन यूनियन ने, तो उसके लाइंस पे हम एक कुछ अपना लॉ लेकर आए। सो वी आर ट्राइंग टू रिप्लेस इट विद दैट। अब उसमें होगा क्या वो हम आगे देखेंगे जब गवर्नमेंट लेकर आएगी, वी डोंट नो येट। तो या वाई देयर इज अ नीड टू विड्रॉ द बिल। ओके, अब विड्रॉ किया क्यों है, गवर्नमेंट हमारी पिछले काफी दिनों में काफी कुछ विड्रॉ कर रही है। okay? सही है, आई वोंट कमेंट ऑन दैट। ओके या, तो व्हाई वाज द नीड फेल्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ रेडिकल ओवरऑल सजेस्टेड बाय JPC। तो JPC ने उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस बताया था, ये नहीं कि एक दो पॉइंट चेंज करके काम चल जाता, देयर वाज अ लॉट ऑफ चेंजेस। तो उसके लिए आपको ज़रूरी था कि आप इसको विड्रॉ करें। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट इज, जैसे कि देख सके, in fact the in the face of significant number of amendments, recommendation and corrections, तो इसको बेटर था कि इसको आप नया बिल ही लेकर आ जाओ। देन हाई कंप्लायंस कॉस्ट, जो टेक इंडस्ट्री है, स्पेशली द इंडियन स्टार्टअप्स, they have raised an issue that the infrastructure needed to comply with the localization rules in a PDP bill will be huge drain on their resources। बेसिकली हमने क्या बोला था कि आपका जो जो आपके डेटा है वो आपको हमारे नेशनल बाउंड्रीज के अंदर ही स्टोर करके रखना है। सो यू हैव टू सेटअप अ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वो सब। और जो नई नई स्टार्टअप है जो बेचारे खुद ही वेंचर कैपिटल फंड पे जिंदा है, so they were finding it difficult and we are the startup hubs, so we have to take up, we are third in that list startups के में, तो उसका भी थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा गवर्नमेंट को। देखते हैं क्या करते हैं। ओके या, तो नेक्स्ट पॉइंट इज balancing data protection and privacy. As per the experts, many provisions of will such as data localization, hardware authenticity clauses and so on went beyond data protection and into the realms of privacy। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि आप डेटा प्रोटेक्शन के नाम पे आप उनकी प्राइवेसी के अंदर थोड़ा कर रहे हैं, समझ गए ना। हाँ, तो नेक्स्ट है concerns raised by opposition। So it was alleged that the laws gave sweeping power to the government to access personal data of individuals under opaque conditions, citing national security and other reasons। तो बेसिकली आपका जो डेटा है वो अगर नेशनल इश्यूज है या नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए हम जो हमारी जो ये सिक्योरिटी एजेंसीज है वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अपोजिशन का यही इशू था कि यार आप किसी भी चीज़ पे बोल दोगे नेशनल इंपॉर्टेंस और किसी का भी डेटा कुछ भी ले सकते हो। सो बेसिकली वी इट इज़ लाइक मूविंग टुवर्ड्स बीइंग अ सर्विलेंस स्टेट, सो दैट वाज रॉन्ग। Now next is not aligning with the changing technology landscape। So this has brought to the fore several other issues, जैसे कि ethics and AI, ransomware becoming more sophisticated, crypto NFTs adding a commercial dimension to blockchain technology। तो ये सब भी आपको देखना पड़ेगा,
ठीक है ना, इट इज अ रियलिटी, क्रिप्टो एंड एनएफटी इज अ रियलिटी, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यू कांट जस्ट बैन इट. ओके. Now concern raised by civil liberties organizations. I was waiting ये कब आएगा. So such as the bill allowed for non-consensual processing of personal data by the state for providing services or benefit, lacked accountability measures such as data protection authority. तो बेसिकली उनका इश्यूज यही है कि आप एक आप कंसेंट नहीं ले रहे, ठीक है, आप बेनिफिट दे रहे हो आप किसी भी चीज़ का, स्कीम्स एंड ऑल दैट का, बट यू आर नॉट टेकिंग देयर कंसेंट. कंसेंट तो ली जा रही है बट ट्रांसपेरेंसी इज लैकिंग इन दैट. तो वे फॉरवर्ड में जब हम आते हैं तो वे फॉरवर्ड में क्या है कि द न्यू डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन शुड टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल द क्रिटिसिज्म. जो जो भी सिविल सोसाइटीज और प्राइवेट सेक्टर ने क्रिटिसिज्म किया है आपको समझना पड़ेगा, चेंजेस लाने पड़ेंगे. द बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम ग्लोबल एक्सपीरियंसेस, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था जीडीपीआर, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जो हमारे यूरोपियन यूनियन ने लाया है, या फिर सिंगापुर का पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है पीडीपीए. ये इनको आप स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस के तौर पे आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं. हमारे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, वी रैंसैक्ड ऑल द बेस्ट नोन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड टू क्रिएट आवर. ठीक है ना, तो यहाँ पे भी हमें वही करना पड़ेगा, जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में, वी हैव टू squeeze out the best juice out of them. Then there is a need to engage in greater stakeholder consultation. वापस ले जाने की प्रॉब्लम यही आती है, चाहे हमारा फार्म्स एक्ट हो, चाहे ये हो, कि हमने स्टार्टिंग में ही स्टेक होल्डर्स से कंसल्ट नहीं किया होता, बाद में उन्हें प्रॉब्लम होती है. सो वी नीड टू हैव अ ग्रेटर स्टेक होल्डर कंसल्टेशन. नाउ न्यू बिल शुड गिव अ लेवल प्लेइंग फील्ड टू स्मॉल इंडियन स्टार्टअप्स. हमने अभी प्रॉब्लम देखा कि दे ऑलरेडी डोंट हैव मच फंड, सो उनके लिए भी हमें देखना पड़ेगा कुछ, वी हैव टू फाइंड समथिंग सो दैट दिस, जो हमारे बड़े बड़े जाइंट्स हैं वो लोग डोमिनेट ना कर पाएं. Okay, next news, social media censorship and regulation. Very interesting news. तो बेसिकली ट्विटर जो है बड़े त्रस्त हैं हमारी सरकार से, परेशान हो गए हैं, तो उन्होंने उनकी जो ग्लोबल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट है उसमें देयर हैज बीन अ राइज इन लीगल, तो उनकी रिपोर्ट में क्या दिया गया, दैट देयर हैज बीन राइज इन लीगल डिमांड्स बीइंग मेड बाय इंडिया टू रिमूव कंटेंट फ्रॉम ट्विटर फ्रॉम 2014 से बीच के बीच में बहुत रिक्वेस्ट की गई है हमारी सरकार के द्वारा कि ये न्यूज़ हटाओ, वो न्यूज़ हटाओ, परेशान आ गए हैं. पहले नंबर पे आता है जापान, दूसरे पे आता है टर्की, तीसरे पे आता है रशिया और चौथे पे हम लोग इंडिया. काफ़ी डिफरेंस है वैसे हम लोग में उनमें, बट फिर भी परेशान तो है ट्विटर, मानना तो पड़ेगा. ओके, या कमिंग टू द न्यूज़. सो इंडिया इज ऑन फोर्थ स्पॉट टू इश्यू ब्लॉकिंग ऑर्डर्स. ये हमने देख ही लिया, ठीक है ना, JTRI GTR इंडिया, ठीक है. ओके, तो 2014 से 2020 के बीच में हमने गूगल को ऑर्डर किए हैं बहुत सारी उनकी वो हटाने के लिए, यूट्यूब, जीमेल वगैरह, उसमें हमने बहुत सारे कंटेंट को हटाने के लिए रिक्वेस्ट की है. तो इसकी वजह से जो रीजन क्या है ये हटाने का, कि गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म हो रहा है या डिफेमेशन हो रहा है, एडल्ट कंटेंट है, या फिर इम्पर्सोनेशन हो रहा है, यानी कि मतलब मैं किसी और की प्रोफाइल वगैरह बना के आई एक्ट लाइक दैट, इंस्टेड ऑफ हैकिंग एक नई प्रोफाइल ही बना लो. तो ये सब इश्यूज की वजह से, तो रीजंस तो हमारे जस्टिफाइड है, ऐसा कुछ नहीं है. बट ये जो क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट वाला पार्ट है, यहाँ पे थोड़ा इशू आ जाता है कि व्हाट डिफाइंस क्रिटिसिज्म क्या है, और व्हाट इज अ जेल, ठीक ठाक क्रिटिसिज्म क्या है और क्या गलत है. सो नीड फॉर सोशल मीडिया रेगुलेशन, जरूरत क्या है ये रेगुलेट करने की. पहली, टू चेक डिसरप्शन इन द सोसाइटी की जो डाइवर्सिटी है, इट कैन बी हैम्पर्ड ड्यू टू ग्रोइंग पोलराइजेशन ऑन सोशल मीडिया. जैसे कि हमने देख सकते हैं हेट क्राइम्स अगेंस्ट नॉर्थ ईस्टर्न सिटीजन्स इन इंडिया. ये दिल्ली में केस हुआ था, हमारे एक अरुणाचल के मिनिस्टर के बेटे की डेथ हो गई थी, तो it was not basically because of social media, but we do see such kind of wrong comments on social media and among our for our northeastern brothers and sisters. So yeah, and other not just this communal level पे भी we see that Hindu Muslim and whatever अलग अलग तरह का polarization बढ़ता जा रहा है. So we have to stop it, otherwise it can lead to greater polarization in the society. Okay,
नाउ सेकंड इज कर्टेलिंग फेक न्यूज़। तो बेसिकली जितना भी ये वायलेंस वगैरह ये सब फैलता है, स्टार्ट कहाँ से होता है? फेक न्यूज़ से होता है। एक गलत न्यूज़ जाती है, सो इट हैज़ लेड टू वायलेंस, रेडिकलाइजेशन, फियर मॉन्गरिंग, ये सब चीज़ें हो रहे हैं। जैसे कि फॉल्स क्लेम अबाउट वाइड चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ ऑर्गन्स थ्रू व्हाट्सएप रिजल्टेड इन मॉब वायलेंस एंड मोर देन 3 डजन डेडली लिंचिंग इन 2017 एंड 18। एक दौर आया था जब ऐसी न्यूज़ फैला दी जाती थी कि अरे बच्चा चुरा रहे हैं, पीपल वुड, लोग उसको पीट देते थे। So that was wrong. That was all because of fake news, and innocent people were dying because of that. So yeah, next is minimizing case of cyber stalking. The primary advantage of cyber stalkers is that they depend on the anonymity. कुछ भी fake profile बना के and they bullying and all that which you see वो सब होता है, ठीक है ना? Which allows them to keep a track of their victim activities without fear of being anybody detecting their identity. This is a very serious issue जिसकी वजह से there is a need to regulate it. Then there is preserving democracy. तो basically the world witnessed the worst capital example of impact digital platform can have on society with the debacle of US Capitol in 2021। तो बेसिकली हुआ क्या था कि हमारे ट्रम्प साहब हार गए थे, कुछ ट्वीट वगैरह इन्होंने कुछ कर दिया था एंड नेक्स्ट डे जनता चढ़ गई थी, ठीक है ना? तो यही हुआ था, pardon my language, just to remember the news, something like that. Okay, yeah. Evolution of Regulation via Information Technology Act 2020। तो हमारा ये 2001 वाला हमारा जो एक्ट था उसमें हम कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह लेकर आए हैं। This act applies to the whole of India, correct? Its provision also apply to any offence or contraventions committed even outside the territory of India, इंडिया से बाहर भी अगर किया गया है by any person irrespective of their nationality, ठीक है? इंडिया से बाहर भी अगर कोई हमारे इंडियन सिटीजन के खिलाफ कुछ किया गया है, भले ही किसी ने किया हो, इट विल अप्लाई टू दैट आल्सो। द एक्ट गिव्स लीगल वैलिडिटी टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। जैसे कि आजकल हम डीएससी की तरफ मूव कर रहे हैं ना, डिजिटल सिग्नेचर्स, तो इट विल हैव द लीगल वैलिडिटी एंड दिस इज द मॉडर्न लेजिस्लेशन दैट मेक्स acts like hacking, data theft, and spreading of viruses, identity theft, defamation, pornography, child pornography and cyber terrorism a criminal offense। तो इन सब चीज़ों को हमने फाइनली क्रिमिनल ऑफेंस के, आप वायरस भी फैला रहे हो तो दैट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, ठीक है ना? वायरस भी 1000 टाइप के होता है, रैनसमवेयर एंड ऑल दैट, क्या है ये, है ना? सो दैट इज ऑल क्रिमिनल ऑफेंस। तो जो 2008 में जो अमेंडमेंट हुई थी, इट इंट्रोड्यूस द कंट्रोवर्शियल सेक्शन 66A। 66A में क्या होता था, आप कुछ भी बोलोगे तो अरेस्ट करवा देते थे। महाराष्ट्र की हमारी 2 बहनें अरेस्ट हुई थी उस टाइम पे, 2 लड़कियां, ओके? तो it gave authorities the power to arrest anyone accused of posting content on social media that could be deemed offensive। okay, ये offensive clear नहीं था, ये क्या offensive है? what can be offensive, what can be, my views can be offensive to you? So that was very controversial। The Supreme Court in 2015 struck down this section। ये केस याद रखने लायक है, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, ये हमारे 19A को वायलेट कर रहा था। तो डेटा प्राइवेसी रूल जो हमारे 2011 में इंट्रोड्यूस किए गए थे, द रूल्स रिक्वायर फर्म्स टू ऑब्टेन रिटन परमिशन फ्रॉम कस्टमर्स बिफोर कलेक्टिंग एंड यूजिंग देयर पर्सनल डेटा। 2 तरह के डेटा होते हैं, पर्सनल डेटा, नॉन पर्सनल डेटा। पर्सनल डेटा होता है जिससे कि आपको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और नॉन पर्सनल डेटा होता है जो कि सर्टेन फीचर्स अबाउट यू बट इट विल नॉट लीड टू योर आइडेंटिफिकेशन। तो अगर आपको पर्सनल डेटा यूज करना है तो आपको रिटन परमिशन लेनी पड़ेगी, 2011 के अमेंडमेंट में डाला गया था। अब 2021 में हमने जो लेकर आए हैं, नोटिफाई किया हमने रूल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। तो आईटी रूल्स 2021 में भी अब हम कुछ अमेंडमेंट्स लाने की सोच रहे हैं। तो वो जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स है, ड्राफ्ट अमेंडमेंट्स है, वो क्या है? पहला क्या है? ऑब्लिगेशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज। क्या ऑब्लिगेशंस उनके ऊपर? तो 2021 रूल्स में क्या था? दे वर रिक्वायर्ड to publish rules and regulations, privacy policies and user agreement for access or usage of its services। तो आपको जो भी चीजें होगी, आपके रूल्स रेगुलेशन होंगे, वो आपको पब्लिश करने होंगे। दे स्पेसिफाई restrictions on the type of content that users are allowed to create, upload or
शेयर, जो रेस्ट्रिक्शन है वो बताई गई है, बताई जानी चाहिए थी। ओके, एंड दे आल्सो रिक्वायर इंटरमीडिएट्स टू इन्फॉर्म यूजर्स अबाउट देयर दीज रेस्ट्रिक्शन, तो वो जो रेस्ट्रिक्शन है वो यूजर्स को भी बताई जाए। ओके, तो ये हमारे प्रपोज्ड अमेंडमेंट है, ये ऐसा होना चाहिए। एक्सपीडिशियस रिमूवल ऑफ प्रोहिबिटेड कंटेंट, तो बेसिकली तो ये जो रूल है, इट रिक्वायर intermediaries to acknowledge complaints regarding violation of rules within 24 hours, कि कुछ हुआ है एक्नॉलेज करो, हाँ भैया मानते हैं ये हुआ है, और फिर 15 दिन के अंदर अंदर उस कंप्लेंट को आपको डिस्पोज करना है। देन देयर हैज टू बी अपील मैकेनिज्म अगेंस्ट डिसीजन ऑफ ग्रीवेंस ऑफिसर्स, तो बेसिकली आपने कंप्लेंट करी, आपके ग्रीवेंस ऑफिसर ने आपकी बात मान ली, ठीक है ना, पहले तो बात आपको डी हैव टू डेजिग्नेट अ ग्रीवेंस ऑफिसर टू एड्रेस कंप्लेंट रिगार्डिंग वायलेशन ऑफ द रूल्स, तो आपके हिसाब से अगर रूल्स फॉलो नहीं हुआ है तो देयर हैज टू बी अ ग्रीवेंस ऑफिसर जो आपके उसको अपील को एड्रेस करेगा। तो उसके बाद क्या होना चाहिए, ग्रीवेंस एपिलेट कमेटी, ये कौन फॉर्म करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ग्रीवेंस ऑफिसर ने तो कुछ आपकी अपील मान ली लेकिन यू आर नॉट सेटिस्फाइड स्टिल, तो दे विल हेयर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ ग्रीवेंस ऑफिसर। अब इसको इम्प्लीमेंट करने में चैलेंजेस क्या है, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस इन अफेक्टिंग सेंसरशिप, सब्जेक्टिविटी, सबसे बड़ी बात तो वही है कि मेरे व्यूज आपके ऑफेंसिव हो सकते हैं ना, दैट काइंड ऑफ थिंग। सो सेंसरशिप हैज नो ऑब्जेक्टिव बाउंड्रीज, इट इज wholly reliant on viewers sense of morality with dynamic standards of decency and obscenity etc, as I said कि it is subjective thing, okay, what is right what is not, we have to find a common ground for that. Now second is potential for misuse, over-regulation and abuse. So censorship provides the state motivated by political aims an opportunity and means to control the ideas and expression of citizens. तो जिस चीज से हम एग्री नहीं करेंगे हम उसको सेंसर कर सकते हैं, तो इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द स्टेट। स्टेट जब हम बोलते हैं तो हम गवर्नमेंट की बात कर रहे होते हैं। फर्दर अ वीक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, vague language of legislation and a lack of clarity in jurisprudence can make it easier to suppress free speech। तो बेसिकली आपका जब तक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा, आपने अंडर ट्रायल बना के बंदे को डाल दिया, अब वो पड़ा हुआ अंडर ट्रायल, ठीक है ना, यू हैव टू हैव अ क्विक जस्टिस डिलीवरी सिस्टम आल्सो बिकॉज एज आई सेड इट इज सब्जेक्टिव। ओके, लेजिस्लेशन में आपके ऑलरेडी वो है कि इट शुड नॉट बी ऑफेंसिव, जो 66A था हमारा, उसमें क्या इशू था, ऑफेंसिव पोस्ट नहीं होना चाहिए, व्हाट इज ऑफेंसिव, सो द लैंग्वेज इज वेग। Okay, next is ineffective in certain areas. The censored material has the tendency to find its way into society through underground channels. तो हमारे जैसे डार्क नेट, डार्क वेब, क्या क्या चीज़ एग्जिस्ट करती है, आई डोंट इवन नो क्या क्या है, तो वो सब जो है उसके थ्रू स्टिल मेक्स अ वे, है ना, जैसे कि हमारी वो हमारे वो साहब थे एक है, सॉरी, सलमान रश्दी साहब, उनकी सैटेनिक वर्सेस बुक थी, जैसे उसके ऊपर फतवा जारी किया, बैन किया गया, उसकी मैंने उसकी उससे पहले वो इतनी नहीं बिक रही थी, उसके बाद वो धड़ल्ले से बिकने लग गई। सो व्हेनेवर यू ट्राई टू censor and something, it becomes even, it finds a way to enter the society through some ways or another. So the censoring content has also led to generation of widespread curiosity अबाउट द सेंसर्ड मटेरियल, है ना, जो कि मैंने एग्जांपल अभी अभी दिया, क्यूरियोसिटी की वजह से उसकी सेल बढ़ गई। सो इश्यूज क्या है इसमें ड्राफ्ट अमेंडमेंट में, द ग्राउंड्स फॉर रेस्ट्रिक्टिंग ऑनलाइन कंटेंट आर ब्रॉड एंड मे अफेक्ट द फ्रीडम ऑफ स्पीच। ओके, देन देयर आर नो प्रोसीजरल सेफगार्ड्स फॉर रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन अंडर पोजेशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, प्रोसीजरल सेफगार्ड्स अवेलेबल नहीं है। Then to enable the identification of the first originator of the information may affect the privacy, यानी कि अगर आपको पता लगाना है कि सबसे इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट कहाँ से हुई, तो आप उसकी, जाहिर सी बात है, प्राइवेसी तो डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। आप बोल तो देते हैं एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, बट इफ द पोस्ट इज ऑफेंसिव देन द एनक्रिप्शन हैज टू बी ब्रोकन डाउन बाय द आपकी जो इंटरमीडिएट्स हैं, तो आपकी वही प्राइवेसी थोड़ी इन्वॉल्व हो रही है। ओके, हाँ, वे फॉरवर्ड, एनकरेजिंग सेल्फ रेगुलेशन, सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। इट कैन बी सेट अप बोथ इन हाउस और इंडस्ट्री वाइड, तो यानी कि पूरी की पूरी जैसे कि सोशल मीडिया इंडस्ट्रीज है वो डिसाइड करेंगे कि हमारे ये स्टैंडर्ड है, इसको कोई ब्रेक करेगा तो वी विल रिमूव इट। ओके, सेल्फ रेगुलेशन। देन कोडिफिकेशन ऑफ ऑल मीडिया लॉ, जैसे कि हमने स्पोर्ट्स कोड की बात की थी कि क्या क्या लॉ आए हैं, क्या क्या आपके कोर्ट ऑर्डर्स आए हैं, दैट ऑल हैज टू बी कोडिफाइड टुगेदर। दिस सर्टेनिटी विल हेल्प एले द फियर ऑफ सिटीजन एंड क्रिएटर्स, आपको पता तो होगा कि लॉ है क्या क्या, है ना, नॉलेज की कमी है, अवेयरनेस की कमी है। ओके, limiting the extent of censorship power, censoring power of the state to prevent abuse and overuse of power, any regulatory body should be allowed to take the decision independently। तो गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ
फैसिलिटेटर होनी चाहिए, उसका इन्वॉल्वमेंट उस रेगुलेटिंग बॉडी के अंदर नहीं होना चाहिए। नाउ अडॉप्टिंग प्रोएक्टिव एंड नॉन पिनिटिव स्टेप्स टू एड्रेस हेट स्पीच। ओके, अपना ये बीच में एक दौर आया था मॉब लिंचिंग का, तुरंत पनिशमेंट, तुरंत फैसला, विच इज़ वेरी रॉन्ग, बिकॉज इवन हम कहते हैं कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। सो सेम वे नॉन पिनिटिव स्टेप्स वगैरह हमारे होने चाहिए। इट यानी कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ, एक हमारे यूट्यूबर थे पारस करके, सॉरी, तो वो उन्होंने कुछ कमेंट कर दिया था अरुणाचल के बारे में। So he was brought Arunachal and he was made to study about Arunachal, and when he left, he realized कि he was उन्होंने जो कमेंट किया था, it was not because of hatred, it was because of his unawareness। वो जानकारी नहीं थी इसलिए उन्होंने ऐसा कमेंट किया। and when he went back he had so much of love for the state and the people। तो अवेयरनेस की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है, डाइवर्सिटी को एनकरेज करना है। then you must openly combating livious and incendiary misinformation, यानी कि जो सीधी सीधी आपको पता चल रहा है गलत है, तो you have to combat it। then you have to improve the protection to protect the community at risk। okay, तो कौन targeted community है उसको। then promoting प्रोफेशनल एजुकेशन इन द मीडिया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक जर्नलिज्म की जो मर्यादा थी, दैट हैज़ टू बी ब्रॉट बैक, मेंटेन्ड। ethical standard that respect privacy, dignity and freedom of expression and speech of citizen can be developed। तो सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए आप किसी की इंफॉर्मेशन लीक कर दे, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। ओके, सो दैट हैज़ टू बी फॉलोड, मेंटेन। अब हमारी छोटी छोटी न्यूज़ आती हैं, न्यूज़ इन शॉर्ट्स। ओके, तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस सबसे पहले आता है। ऑन प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय एमपीज, राज्यसभा चेयरमैन स्टेटेड दैट MP do not enjoy any immunity from arrest in criminal cases when the House is in session and cannot avoid summons issued by law enforcement agencies। तो बेसिकली सेशन में अगर हाउस है तो इसका मतलब ये नहीं कि यू कैन नॉट बी, अगर क्रिमिनल केस है तो यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, समन्स आपको, यू कैन नॉट अवॉइड समन्स बेस्ड ऑन दैट। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बेसिकली होते क्या, दे आर सर्टेन राइट्स एंड इम्यूनिटीज विच आर एंजॉयड बाय एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, individually and collectively, इसलिए so they can effectively discharge their function। These rights are also given to those individuals who speak and participate in any committee of the parliament। जैसे कि हमारे एग्जांपल दिए, जैसे कि हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, यूनियन मिनिस्टर्स है, यूनियन मिनिस्टर का एग्जांपल क्यों है, जैसे कि हमारे एस जयशंकर साहब थे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। ही वाज अपॉइंटेड मिनिस्टर एंड ही वाज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एट दैट टाइम, फर्स्ट 6 months में। ओके, सो तब तक वो इलेक्शन नहीं जीते थे, ही वाज अपॉइंटेड मिनिस्टर। तो he also enjoyed those privileges when he was participating in parliamentary proceedings। So yeah, when any of these rights or immunities are disregarded, offenses called as a breach of privilege and is punishable under law of parliament। ये किसके अंडर आता है, 105 हमारे पार्लियामेंट में और 194 हमारे स्टेट लेजिस्लेशन में। ओके, मैंने याद ऐसे किया था कि ये 100 के ऊपर 5 और 100 के पीछे 6, 200 के पीछे 6, लाइक दैट, कुछ भी आप बोल सकते हैं, इट्स नॉट वेरी हार्ड टू रिमेंबर। हाँ, वन ऑफ द प्रिविलेजेस दैट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी अरेस्टेड इन अ सिविल केस 40 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द सेशन एंड 40 days देयर आफ्टर। तो यहाँ पे जो देखने वाली चीज क्या है, सिविल केस है, ठीक है ना। वहाँ पे हमारे राज्यसभा चेयरमैन ने क्या बोला है कि आप क्रिमिनल केस में आपको ये इम्यूनिटी नहीं है। So Parliament till now has not made any special law to exhaustively codify all these privileges। इनकी सिग्निफिकेंस क्या है कि आपकी अथॉरिटी मेंटेन रहती है, डिग्निटी और ऑनर मेंटेन रहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच आपकी बनी रहती है और इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ बोथ द हाउसेज एंड मेंबर्स चलती रहती है। अब हमारे जो नए राज्यसभा चेयरमैन आए हैं, 14 वाइस प्रेसिडेंट, ये काफ़ी न्यूज़ में बने रहते थे वेस्ट बंगाल में। जगदीप धनखड़, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट, 14th Vice President of India। तो he is the Vice President is the second highest constitutional post। आर्टिकल 63 में हमारी ये दी गई है। इनको इलेक्ट करने का जो तरीका है, इट इज़ अ मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शंस, मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। इस हमारे स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है वाइस प्रेसिडेंट के केस में। ओके, यहाँ पे सिर्फ हमारे दोनों ही हाउसेज जो हैं पार्लियामेंट के, उनके मेंबर्स जो होते हैं वो इसमें आते हैं। Okay, he holds office for the term 5 years, but he can resign, he can be removed before 5 years as well, and he is ex officio chairman of the Rajya Sabha।
ओके। अब आती है न्यूज़ इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, न्यूज़ में बना ही रहता है ये। सो हमारे जो एसबीआई से जो डेटा आया है 2018 से लेके अब तक, उसमें क्या पता, that data shows that since 2018 political parties have collected more than, ये तो जीरो गिनने पड़ेंगे, 10,000 करोड़ फ्रॉम इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ओके, 2017-18 में ये लाया गया था। उस टाइम पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे जेटली साहब। ओके, तो लेकर आए थे इलेक्टोरल बॉन्ड एज एन इंटरेस्ट फ्री बेयरर इंस्ट्रूमेंट टू क्लींस द सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग। तो बेसिकली इसका क्या था कि ट्रांसपेरेंसी लाने का इसका मकसद था, लेकिन जैसा कि क्रिटिसिज्म होता है कि ये ट्रांसपेरेंसी के तो एकदम अगेंस्ट है, बिकॉज यू डोंट गेट टू नो कहाँ से पैसा किसके पास कहाँ किया जा रहा है। ओके या, तो रैशनल क्या था, टू लिमिट द यूज ऑफ कैश इन पॉलिटिकल फंडिंग, एलिमिनेट fraudulent political parties and protecting donors from political victimizations, कर्व ब्लैक मनी। ओके, तो ये जो इसकी जो वैलिडिटी होती है, इशू जब भी एक इसकी डेट्स दी गई हैं कब पे भी इशू होता है, आई थिंक जनवरी में, अप्रैल में एंड जुलाई में, एंड उसके बाद फिर अक्टूबर में आता है। 4 बार साल में आता है ये। जो 15 दिन के लिए इसकी ये डेट होती है इशू के बाद, कि उस 15 दिन के अंदर आपको जिस भी अकाउंट में डालना है वो आपको डालना होता है। इट कैन बी परचेज बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, एंटिटीज इनकॉर्पोरेटेड और एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। तो ये 1000 के मल्टीपल में या 10,000 या 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ के मल्टीपल्स में होता है, एंड ओनली एसबीआई कैन सेल इट। एलिजिबिलिटी क्या है, किसको ये पैसा मिल सकता है, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज दैट हैज सिक्योर्ड एटलीस्ट 1% ऑफ द वोट पोल्ड इन द रिसेंट जनरल और असेंबली इलेक्शन। तो आपके स्टेट के इलेक्शन में या पार्लियामेंट के इलेक्शन में अगर आपने मिनिमम 1% वोट मिल जीता है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और जो बायर्स होते हैं, इसको जो बॉन्ड को खरीदते हैं, दे हैव टू गिव देयर फुल केवाईसी डिटेल्स एट द टाइम ऑफ बाइंग, बट द बेनिफिशियरी पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिवील द आइडेंटिटी। ओके, तो पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बताना होता कि किसको ये मिला हुआ है पैसा, किसको नहीं मिला। कंसर्न्स क्या है इसके बारे में, एनोनिमस डोनेशन में कॉम्प्रोमाइज विद द प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो हमने जो एक पॉइंट ऊपर देखा था कि ब्लैक मनी को हमें खत्म करना है, इसलिए हम इसको लेके आए हैं। लेकिन वो पैसा कहाँ से रहा है, इट कैन इवन बी अ वे ऑफ चेंजिंग ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी। या आपने ब्लैक मनी से बॉन्ड खरीदा, वो पैसा पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया, हो गया व्हाइट मनी। ओके, सो अलाउड possibility of corporate misuse as it removes limits on company donations to political parties। तो बेसिकली इसमें इशू क्या है कि कोई कंपनी घाटे में भी जा रही है, स्टिल दे आर पैसा दे रहे हैं वहाँ पे। तो और कुछ वहाँ पे कुछ केवियट्स होते थे, वो केवियट्स यहाँ पे अब नहीं रहे। पहले ये होता था कि इफ यू आर इन अ लॉस मेकिंग दैट यू, बिकॉज देयर आर स्टेक होल्डर्स, यू आर नॉट द ओनर। ओके, लैक ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग as it restricts the benefit of electoral bonds only to few political parties। यानी कि नई नई जो पार्टी बन रही है वो चैलेंज करना चाहती है, लेकिन क्योंकि उन्होंने इलेक्शन लड़ा ही नहीं है तो उनको पैसे नहीं मिल रहे। ओके, नाउ नेक्स्ट कमिंग टू जम्मू कश्मीर इलेक्टोरल रोल। तो JNK के हमारे जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है उन्होंने अनाउंस किया है कि एनीवन हु इज लिविंग ऑर्डिनरीली इन JNK कैन अवेल द अपॉर्चुनिटी टू गेट एनलिस्टेड एज अ वोटर। जो भी इंसान वहाँ पे रह रहा है वो वोटर बन सकता है इन अकॉर्डेंस टू द प्रोविजन ऑफ RPA 1951। तो ये सिंपली यही होता है, आप जहाँ भी रह रहे होते हैं वहाँ के वोटर बन सकते हैं, इसमें कोई अलग न्यूज़ नहीं है ये, दैट इज द नॉर्म एवरीवेयर। ओके, क्योंकि जस्ट सपोज आई एम डोमिसाइल ऑफ X स्टेट, I am staying in Y state for you know right now, so I can be registered as a voter here. That's not an issue. Okay, so electoral roll was last revised in 2019 under JNK RPA to 1957। तो JNK का जो representation of people act था अपना, उसके हिसाब से electoral roll बनाया गया था उस टाइम पे, which is now null and void 370 हटने के बाद। अब अंडर JNK RPA ओनली परमानेंट रेजिडेंट्स वर एलिजिबल पहले, लेकिन अभी क्या हो गया है, ये हमारा 1951 वाला लगने से क्या हो गया है, इसके हिसाब से हमारे वोटर लिस्ट बनेगी। सो देयर विल बी अ सिंगल इलेक्टोरल रोल नाउ फॉर असेंबली एंड पार्लियामेंट्री पोल्स। ओके, स्टेट इलेक्शन और आपका जनरल इलेक्शन हो, सिंगल रोल होगा। पहले अलग होता था, क्योंकि हमारे जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन होते थे, जनरल इलेक्शन, उसमें एवरीबडी वाज अलाउड टू वोट, लेकिन स्टेट इलेक्शन में ओनली परमानेंट रेजिडेंट्स वर अलाउड टू वोट। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंस इज डिटरमाइंड बाय इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ऑफ द, जो ERO होते हैं हमारे, यूजुअली हमारे जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स होते हैं, दे आर द EROs। सो वो डिसाइड करते हैं कि
कौन वहाँ का ऑर्डिनरी रेजिडेंस है? सच अ पर्सन मे बी फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द कंट्री बट लिविंग इन J&K फॉर पर्पस ऑफ वर्क, बिजनेस और अदर रीजन, provided the person gets their name deleted from electoral roll of their native constituency। तो मान के चलिए अगर मैं X जगह पे मेरा इलेक्टोरल रोल में नाम है लेकिन मैं Y में जॉब कर रहा हूँ, तो मैं अपना X में नाम कटवा सकता हूँ और Y में मैं वोटर लिस्ट में आ सकता हूँ। देयर वुड बी अ हियरिंग, जो हमारे ER होंगे वो हियरिंग में दे विल डिसाइड कि हाँ मेरा केस जेन्युइन है। ओके, तो when Article 370 was in force, those ordinarily residing in J&K were eligible to vote। मैंने जो बोला कि आप वहाँ पे पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वोट दे सकते थे, बट इसमें नहीं, क्योंकि उनको क्या बोला जाता है, नॉन परमानेंट रेजिडेंस। NPR include West Pakistan refugees living in J&K since 1947। तो बेसिकली वो रिफ्यूजीज जो 1947 में पाकिस्तान से J&K में आके बस गए थे, उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिला था। हालांकि अगर वही रिफ्यूजी J&K न जाके पंजाब में आया होता तो उसको वोटिंग राइट वो मिलता, और मिला भी है। सो दैट वाज द डिफरेंस। Okay, so revision of electoral rolls in J&K. Election Commission of India is working on fresh electoral rolls in J&K after J&K Delimitation Commission carved out 7 new assembly constituencies। तो 6 जम्मू डिवीजन में न्यू कॉन्स्टिट्यूंसीज बनी है और एक हमारी कश्मीर डिवीजन में बनी है। तो so fresh electoral rolls are essential to prepare the grounds for any announcement of election। तो कोई भी इलेक्शन जब होगा उसके लिए पहले आपके इलेक्टोरल रोल होना चाहिए। जैसे ये रोल रेडी हो जाएगा, आपकी इलेक्शन की डेट अनाउंस की जा सकती है। रिकॉग्नाइजिंग माइनॉरिटीज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक पटिशन को सुनते वक्त while hearing a petition to identify minorities district wise stated that it cannot entertain such a prayer as it is contrary to the precedents which hold that such identification must be carried out at state level। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ये जो आइडेंटिफिकेशन होता है माइनॉरिटीज का, ये स्टेट लेवल पे होता है। ऐसा नहीं कि इस डिस्ट्रिक्ट में ये माइनॉरिटी है, इस डिस्ट्रिक्ट में वो माइनॉरिटी, इट इज नॉट लाइक दैट। स्टेट का देखा जाता है पूरा। ओके, उसका एक रीजन ये भी कि सबसे बड़ा जो हमारा माइग्रेशन होता है वो इंटरनल माइग्रेशन होता है, स्टेट टू स्टेट। जैसे कि बिगेस्ट एग्जांपल इज वुमेन, द बिगेस्ट नंबर ऑफ माइग्रेटर्स। क्यों इंटरनल माइग्रेटर, सॉरी, उसका रीजन क्या है, मैरिज। द मोमेंट यू गेट मैरिड you are moving to another district, may not be another state, another district, so that cannot be the criteria। okay, yeah, so केरला एजुकेशन बिल केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट हैड रिजेक्टेड द आर्ग्यूमेंट्स दैट माइनॉरिटी शुड बी आइडेंटिफाइड ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो 1958 में ही सुप्रीम कोर्ट इसको रिजेक्ट कर चुका है। TMA पाई केस जो है हमारा, उसमें भी इन्होंने बोला था कि लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज आर डिटरमाइंड बाय टेकिंग स्टेट एज इन इट एंड नॉट बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एज अ होल। ओके, स्टेट लेवल पे हम देखते हैं कौन माइनॉरिटी है कौन नहीं है, हम ना नेशनल लेवल पे देखते ना हम अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखते हैं। तो माइनॉरिटी स्टेटस की अगर हम बात करें, सो द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द वर्ड माइनॉरिटी। रिमेंबर दिस लाइन, प्रीलिम्स के हिसाब से बड़ी अच्छी लाइन है। Constitution does not define the word minority, it only refers to minorities। ठीक है ना, क्योंकि हम 29 और 30 में बोलते हैं राइट टू माइनॉरिटीज है, बट माइनॉरिटीज होता क्या है उसकी डेफिनेशन नहीं दी है। ओके, 350B जो हमारा आर्टिकल है उसमें भी टॉक्स अबाउट स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो माइनॉरिटीज का जिक्र किया गया है। हाउएवर सेंटर यूजिंग नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 हैज डिक्लेयर्ड, हमारे क्या बोलते हैं 6 माइनॉरिटीज हमारे कंट्रीज में बोली गई हैं, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड जोरास्ट्रियंस एज माइनॉरिटीज। ओके, उस एक्ट के अंडर है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर नहीं है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एक्ट 2014 हैज बीन एनेक्टेड टू सेफगार्ड देयर एजुकेशन राइट्स। हमारे आर्टिकल 29 30 में जो राइट्स हैं एजुकेशन राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए। नाउ टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। नेक्स्ट न्यूज़, तो हमारी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ही एश्योर्ड दैट देयर विल बी एटलीस्ट वन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच फंक्शनिंग थ्रू आउट। बेसिकली बीच में क्या होता है ना, हॉलीडेज होता है कोर्ट का, सो इवन देन ऑल्सो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच रहेगी। ये नहीं कि केस टू केस बेसिस नहीं होगी। Presently, a total of 492 constitution bench matters involving 53 main cases involving key questions of law and constitutional interpretation remain pending। तो इतने सारे constitutional bench matters हमारे pending है। A constitution bench is a bench of Supreme Court having 5 or more judges on it। Presently, they are set up by the CJI on ad hoc basis and when the तो basically अभी क्या होता है, as I said कि केस आता है तो bench constitute कर दी जाती है, but now it would be a full time bench। Okay,
Constitutional bench are set up only if one or more of the following circumstances exist. तो इन केसेस में बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल केस वही होते हैं जिनमें ये कंडीशंस अप्लाई होती है। पहली क्या कि आर्टिकल 143 का इन्वॉल्वमेंट होगा, कैसे कि देयर इज अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पर्टिंग टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आपको इंटरप्रेट करना पड़ रहा है, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल केस। देन 145(3) यानी कि हमारे जो राष्ट्रपति महोदय महोदया है वो अगर हमारे सुप्रीम कोर्ट से उनका ओपिनियन मांगते हैं ऑन अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ अंडर आर्टिकल 143, तो तब भी ये बेंच सेटअप की जाती है। देन देर आर 2 और मोर 3 जजेस बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैविंग डिलीवर्ड कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स on the same point of law, thus warranting a definitive pronouncement by a large judgment bench। यानी कि आपकी दो या दो से ज्यादा 3 बेंच जजेस ने कुछ जजमेंट दिया है एक इशू पे और वो कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो आपको अब एक डेफिनेशन सेट करनी पड़ेगी उस चीज की कि अगली बार ऐसा केस आता है तो दिस इज द प्रेसिडेंट सेट करना होगा। A later three judge bench doubts the correctness of a judgment delivered by a previous 3 judge bench। तो बेसिकली अगर एक 3 जज की बेंच है उन्होंने कोई जजमेंट दिया और जो नई बेंच है 3 जज की वो उस पर एग्री नहीं कर रही, तो इट कैन नॉट डिसमिस इट्स डिसीजन पुराने वाली बेंच का, सिर्फ एक 5 जज बेंच ही उसको डिसमिस कर सकती है और जैसे ही वो आपकी 5 जज बेंच बनती है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन जाती है। ओके, नाउ वी हैव एक सेकंड, हाँ यहाँ पे ये बॉक्स में है। इन रिलेटेड डेवलपमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम द सुप्रीम कोर्ट लाइव स्ट्रीम्ड इट्स प्रोसीडिंग्स। पहली बार, छोटी सी न्यूज़ है याद रखने लायक, ट्रांसपेरेंसी वगैरह के एग्जांपल में यूज कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ लाइव स्ट्रीमिंग एंश्योर राइट टू एक्सेस टू जस्टिस गारंटेड अंडर आर्टिकल 21। देन इम्ब्यू ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी इंक्लूसिविटी। हाँ, तो एज आई सेड कि इन एग्जांपल में हम यूज कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ 6 of 25 हाई कोर्ट्स लाइव स्ट्रीम देयर प्रोसीडिंग, इसको याद कर सकते हैं, ठीक है ना। 7 हमारे पैसा आ गया है और 6 में हमारे लाइव प्रोसीडिंग आ गई। यहाँ पे भी 7 ही है, 6 हाई कोर्ट और 7वां सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1988, ये लास्ट शॉर्ट न्यूज़ है हमारी आज की पॉलिटी की। इसके बाद हमारा इंटरनेशनल रिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके या सो बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट ऑफ 1988। The Supreme Court has recently struck down certain provisions of Benami Transaction Prohibition Act of 1988. Okay, the 1988 Act was introduced to prohibit Benami transaction and to recover property held as Benami। Basically Benami transaction, अच्छा आगे दिया हुआ है, मैं नहीं दिया हुआ तो बताता हूँ होता क्या है, ठीक है। तो बेसिकली ये इसलिए किया गया था कि बेनामी ट्रांजेक्शन ना हो और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको प्रॉपर्टी को हम रिकवर कर सके। हाउएवर रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ कुड नॉट बी फ्रेम्ड विच मेड इट इनइफेक्टिव। तो ऐसा ही सेड की नोटिफाई करने से कुछ नहीं होता जब तक रूल नहीं बनते। तो बेसिकली बेनामी ट्रांजेक्शन क्या होता है? इट मीन्स एनी ट्रांजेक्शन इन विच प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू वन पर्सन फॉर अ कंसिडरेशन पेड और प्रोवाइडेड बाय अनदर पर्सन। अरे यार कैसे समझा दिया इन्होंने, सिंपल सा बताते हैं कि देखो भैया, हमें लेनी है कोई प्रॉपर्टी, ठीक है, लेकिन अब अपने नाम पे नहीं लेनी है, फिर मतलब अलाउड नहीं है, कुछ भी टैक्स बेनिफिट वगैरह कुछ भी, हमने XYZ बंदे के नाम पे लिया, उसे बोला कि भाई तेरे को इतना कुछ कर देंगे तेरे लिए, तो अपने नाम पे ले ले, एंड समहाउ वी लेटर ऑन गेट इट ट्रांसफर्ड। तो बेसिकली बेनामी क्या, अपने नाम पे प्रॉपर्टी नहीं है, जैसे शेयर कंपनीज वाला पंगा होता है, सेम वही बेनामी वाला चीज़ है। दे आर ऑल्सो बेनामी ओनली, कि अपने नाम पे नहीं है पर है अपनी। Benami transactions are used to disguise real ownership of for a reason, including tax avoidance, maintain secrecy, parking unaccounted money। तो वही शेल कंपनी वाला केस है। तो 2016 में the amendment was made to expand the scope and punishment for Benami transaction and also added a provision for confiscation of property। तो बेसिकली आपकी प्रॉपर्टी अगर बेनामी ट्रांजेक्शन है तो कन्फिस्टिकेट कर दी जाएगी। 2016 में अमेंडमेंट किया गया था। तो अब ये जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने हमारे दी है कि ये कुछ प्रोविजंस को इसका स्ट्रक डाउन कर दिया है, तो इसकी हाइलाइट्स क्या है? तो सेक्शन 3 ऑफ द 1980 एक्ट जो कि 2016 वाले एक्ट में भी था, इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर बीइंग आर्बिट्रेरी एंड वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 20 व्हिच प्रोहिबिट्स रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट फॉर अ क्राइम। अब ये जो पुनिटिव एक्शंस जो थे इसमें 2016 वाले अमेंडमेंट में, दे शैल नॉट बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली। तो रेट्रोस्पेक्टिवली क्या होता है कि भैया बेसिकली होता है क्या कि आज अगर कोई क्राइम हुआ है ना, तो उसके लिए आज जो पनिशमेंट एग्जिस्ट करती है वो मिलनी चाहिए।
है ना। ऐसा नहीं कि आप क्या करेंगे, या फिर मतलब 2 साल क्राइम हुआ था उस टाइम पे जो पनिशमेंट थी वो मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आज की डेट में 2 साल पहले की पनिशमेंट ही चेंज कर देंगे, ठीक है ना। आप बोल देंगे भैया पेन चुराने के ऊपर तो फांसी मिलती है, रुक कानून चेंज करके बंदे को टांग दिया, ठीक है। यू कैन नॉट डू ऑल दोस थिंग, तो रेट्रोस्पेक्टिवली आप नहीं लगा सकते। ओके, लगा सकते हैं कुछ केसेस में, बट यहाँ पे नहीं। और सिविल और क्रिमिनल केसेस का डिफरेंस होता है। ओके, सिविल केसेस में आप लगा सकते हैं कुछ केसेस में। Section 5 of the Constitution 2016 Amendment Act allows confiscation of any property which is subject matter of बिनामी transactions। तो ये जो आपने कॉन्फ़िगरेशन वाली जो है ये आप रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं लगा सकते। प्रोसिक्यूशन और कॉन्फ़िगरेशन प्रोसीडिंग्स शेल स्टैंड क्वेश्ड। तो 1988 से 2016 के बीच में जो वो प्रोसीडिंग हुई है, तो बेसिकली क्या है ना कि आपने 2016 में कानून बनाया कि हम आपकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर लेंगे। तो अगर किसी ने ट्रांजैक्शन 2016 से पहले की है तो आप ये नहीं कि उसकी भी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर लेना, आप सिर्फ 2016 के बाद की ही कर सकते हैं कॉन्फिस्केट, क्योंकि आपने ये कानून 2016 में ही बनाया है। नाउ कमिंग टू IR, आई थिंक 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है, तो इसको 1 घंटा ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो भी 1 घंटे की, और मेरी स्पीड इतनी ज़्यादा बोलने की है भी नहीं, तो आई सजेस्ट यू कि आप into 2 पे देख के जल्दी से कर सकते हैं। ओके, या सो विल गो टू द नेक्स्ट वीडियो फॉर दिस।